दोस्तों नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से इस देश में वादों की झड़ी लगाने की परंपरा चली हुई थी, पिछले 10 सालों से वादों की जो झड़ी लगाई जा रही थी, आज उस पर एक विराम लगता हुआ दिखा है। क्योंकि सत्ता का अट्ठाहस, सत्ता का कॉन्फिडेंस और सत्ता के साथ आया हुआ गुरूर इस बार लाल किले की प्राचीर से भाषण में, उद्बोधन में कहीं नजर नहीं आया। आखिर कहां चला गया वो 400 पार के नारे के बिखरने के साथ ही क्या सत्ता और मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी की सत्ता अपना वो गुरूर भी, सत्ता अपना वो इकबाल भी साथ साथ गंवा बैठी, या इकबाल वो पहले से गंवा बैठी थी? कारण क्या है? आज देश के लोगों को 77 साल बाद ये उम्मीद थी कि लाल किले की प्राचीर से इस देश में मानव विकास सूचकांक पर कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे, इस देश में आम आदमी जो 80 करोड़ राशन पर जिंदा है उस पर कुछ बात बोलेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। और इस देश में 40 लोगों की कुल संपत्ति इस देश की आधी आबादी की संपत्ति के बराबर आकर खड़ी हो गई है। इस पर इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ अपनी तरफ से बात रखेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। जो बात 98 मिनट के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कह पाए, वो 5वीं पंक्ति में बैठकर या बिठाए जाने पर मजबूर होकर राहुल गांधी ने बिना कुछ बोले अपने मौन के साथ कह दी। राहुल गांधी आज की तारीख में आम आदमी के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वो मुद्दा किसानों की एमएसपी गारंटी से हो, वो मुद्दा नौजवानों और बेरोजगारों की दुर्दशा हो, वो मुद्दा पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, वो मुद्दा जाति जनगणना का हो, वो मुद्दा सामाजिक न्याय का हो, वो मुद्दा आदिवासियों के पेशा कानून का हो, वो मुद्दा पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और देश के दूसरे हिस्से यहां तक के उत्तराखंड, इन सब जगह पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और शारीरिक शोषण के मुद्दे पर हो। तमाम मुद्दों को लेकर जिस ढंग से राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसे दौर में जहां मणिपुर की घटना के बाद लाल किले के संबोधन में महिला सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री के मुंह से आपने नहीं सुनी, लेकिन कोलकाता में एक घटना जो हुई, निश्चित तौर पर वो एक बेहद ही निंदनीय घटना है। लेकिन चूंकि वो घटना इंडिया अलायंस के एक मुख्यमंत्री के राज में हुई है, वहां प्रधानमंत्री राजधर्म निभाने की स्थिति में खुद को नहीं ला पाए और राजधर्म से दूर जाते हुए महिला सुरक्षा की बात राजनीति से प्रेरित होकर की, न कि किसी सॉल्यूशन की हद तक जाने की बात करते हुए की। आज की तारीख में एक तरफ मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, दूसरी तरफ मुद्दा नरेंद्र मोदी नहीं है। आज की तारीख में इस देश में आम आदमी जिस प्रकार की गरीबी में जी रहा है, इस देश में नौजवान जिस प्रकार की बेबसी को महसूस कर रहा है, किसान जिस प्रकार की परेशानी को झेल रहा है, मॉनसून जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का शिकार होता हुआ दिख रहा है, उस पर प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक शब्द नहीं सुने होंगे कि आखिर इस क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन क्या है। आखिर इस देश में 140 करोड़ का पेट भरने के लिए इस देश का अन्नदाता किसान जो फसल उगा रहा है, उसे उसकी पूरी कीमत कैसे मिलेगी और क्लाइमेट चेंज से वो मुकाबला करते हुए आगे भी उत्पादन जारी रखने की प्रक्रिया को कैसे अपना पाएगा। लेकिन इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये बात और है कि राहुल गांधी यदि सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या वो भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्या वो भी अच्छे दिनों की आस जगाकर नरेंद्र मोदी की श्रेणी में जाकर खड़े हो जाएंगे। इस बात को लेकर कोई मुतमईन नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से इस देश में नरेंद्र मोदी के वादों पर 2014 में इस देश के नौजवान किसान सबने एतबार किया था, क्या वो एतबार करने की प्रक्रिया और एतबार करने वाला जनमत अब राहुल गांधी के साथ जाकर खड़ा हो गया है? प्रधानमंत्री के भाषण में जिस प्रकार आज विश्वास की कमी दिखाई दी, सेकुलर सिविल कोड की बात करते हुए दिखाई दिए, धर्मनिरपेक्षता का राग प्रधानमंत्री अलापते हुए दिखाई दिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात सिविल कोड की होगी तो भला वो कम्युनल और सेकुलर कैसे हो सकता है। सिविल वर्ड अपने आप में कम्युनल और सेकुलर की परिभाषा से और उसके दायरे से बाहर जाता है। और जो प्रधानमंत्री इस देश में बलवा करने वाले लोगों की पहचान कपड़े से करने की बात करते रहे हो,
उनके दिमाग में सेकुलर वर्ड कहां से आ गया? जो प्रधानमंत्री 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव का, पिछले लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, उस वक्त धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वालों पर तंज कसते हुए नजर आए हो, वो आज धर्मनिरपेक्ष शब्द के इस्तेमाल तक कैसे चले गए? ये हालात ने मजबूर किया, और हालात ने इस कदर मजबूर किया कि अब महाराष्ट्र का चुनाव उस हालात को सत्ता छोड़ने की हद तक लाकर खड़ा कर रहा है। सब जानते हैं कि नवंबर के महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव होने हैं। नवंबर के आखिर तक इन सभी राज्यों के नतीजे आपके सामने होंगे, और इन राज्यों का नतीजा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए वाटरलू बन सकता है। क्योंकि एक तरफ इसी जुलाई महीने का जो अंतिम आंकड़ा है, उसको ही यदि मानक बनाकर पेश करें तो इस देश का निर्यात घटता जा रहा है। $23.5 बिलियन का घाटा आपको इस महीने देखने को मिला है, और उस स्थिति में 80 करोड़ लोग राशन पर जीने को मजबूर है। 25 करोड़ लोगों को सरकार दावा कर रही है कि गरीबी रेखा से निकाल कर लाई है। तो क्या इस देश में 140 करोड़ में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के पहले 105 करोड़ लोग गरीब थे? 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। दरअसल आंकड़ों के साथ हेराफेरी, आंकड़ों के जाल में उलझने वाली सरकार और आंकड़ों पर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, जो ऑक्सफैम यदि आंकड़ा जारी करे तो वहां भी सरकार की भ्रिकुटी तन जाती है। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर भारत के अंदर हो रहे किसी भी तरह के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर आए तो वहां भी इसे विदेशी टूलकिट की बात कहकर खारिज करने की बात होती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की कार्रवाई पर लोगों की बात कर रहे थे, लोगों की प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे, तो माधवीपुरी बुच का नाम उनके जेहन में नहीं आया। सेबी के चीफ की, सेबी के डायरेक्टर की जांच हो और उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये बात कहने की हिम्मत प्रधानमंत्री की नहीं हुई। और प्रधानमंत्री की हिम्मत, प्रधानमंत्री की जुबान कम से कम भ्रष्टाचार पर बात करने के पहले उन नेताओं पर नहीं गई जो ईडी का नोटिस पाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या उसके गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए थे। राहुल गांधी को एक बात के लिए तो दाद देनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने अब तक सत्ता नहीं संभाली है, कभी वो सत्ता का हिस्सा नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए भी जब सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कई बार राहुल गांधी के बारे में चर्चा चली कि मंत्रिमंडल का उन्हें हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी सत्ता से दूर रहे, और सत्ता से दूर रहकर मनमोहन सिंह के सामने भी एक सकारात्मक विपक्ष जैसी भूमिका निभाते हुए ही दिखे। चाहे वो भट्टा परसौल रहा हो, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा रहा हो, चाहे वो देश के दूसरे नौजवानों के मुद्दे रहे हो, किसानों के मुद्दे रहे हो। और आज की तारीख में भी राहुल गांधी जब वही कर रहे हैं तो सदन में किस प्रकार का व्यवहार आसन की तरफ से किया जाता है वो सब आपने देखा। और आसन वाला व्यवहार आज कहीं छोटा नजर आया जब राहुल गांधी जिन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त है, जो नेता विपक्ष औपचारिक रूप से है लोकसभा में, उन्हें 5वीं पंक्ति में, जिन्हें कायदे से पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था, 5वीं पंक्ति में बैठने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल कांग्रेस की प्रतिक्रिया का नहीं है, सवाल इस देश की प्रतिक्रिया का भी नहीं है। सवाल दरअसल लोकतंत्र के अंदर उठने वाले उन सवालों का है जिन सवालों के आश्रय इस देश का आम आदमी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से जूझता हुआ नजर आता है और वहां उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में 11वीं बार झंडा फहराते हुए नरेंद्र मोदी ने आपको क्या बताया? मेक इन इंडिया की बात 2014 में की गई और आज 2024 है। 10 साल बाद नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात को, चूंकि मेक इन इंडिया शब्द जुबान पर लाने से भद पिट सकती थी, तो नए टर्म के साथ, नए शब्दावली के साथ उसे इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात करते हुए नजर आए। कहां गया मेक इन इंडिया? कहां गया स्टार्टअप इंडिया? कहां गया स्टैंड अप इंडिया? ये सारी चीजें इस देश में एक ऐसे दौर में आकर खड़ी हो गई है जिस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार खुद दावा करती है कि इस देश की 80 करोड़ आबादी यानी लगभग 57% आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रहने को मजबूर है। 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि की किस्त के सहारे इस देश के वोटरों के मिजाज को बदलने की कोशिश होती है, लेकिन लोकतंत्र को वोट तंत्र बनाने की इस प्रक्रिया के खिलाफ जब इंडिया अलायंस खड़ा हुआ,
जब राहुल गांधी खड़े हुए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, और जब लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी संघ के द्वारा जिस तरह से दखलंदाजी की कोशिशें शुरू हुई, उस दखलंदाजी को क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने देंगे या नहीं करने देंगे, यह मुद्दा तो एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन बीजेपी के अंदर लोकतांत्रिक रवायत और लोकतांत्रिक परिपाटी जो अब खत्म सी हो चली है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता को ही पार्टी का अध्यक्ष देवताओं का देवता कहकर संबोधित करता है, तो हिंदी के जाने माने कवि बाबा नागार्जुन की वो लाइन याद आती है कि लोकतंत्र में देवता मत बनाओ। लेकिन लोकतंत्र में देवता बनाने की कवायद इस देश में व्यक्ति पूजा के इस हद तक लेकर चली जाती है कि आज की तारीख में संसद में जो भाषा बोली जाती है वो नहीं बोलनी चाहिए, ये सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। लेकिन लाल किले की प्राचीर से आज जो भाषा बोली गई, विपक्ष पर तंज कसने की कोशिश, 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने की बजाय अगर ये सब करने की कवायद अगर वहां से होती रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की प्रगति से कुछ लोगों को दिक्कत है। ये बातें कहने के ऊपर यदि सत्ता में बैठे हुए लोग और देश के प्रधानमंत्री आ जाएं, तो यकीनन इस देश के अंदर एक ऐसी मानसिक विभाजन रेखा को खींचने की कवायद से अब भी बाज नहीं आने की कोशिश है, जिससे बाज आने की कोशिश इस सत्ता को कम से कम इस बार के मैंडेट को, जनादेश को देखकर करनी चाहिए। अब तो सरकार की स्थिरता पर सवाल है। 32 सांसदों की कमी बीजेपी के पास है, और जब सरकार की स्थिरता पर सवाल इस रूप में खड़े हो जाए कि उस रूप में गठबंधन को ही इस देश के विकास की बाधा कहने वाला भाजपा नेतृत्व अब गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि बैसाखियों को लोकतंत्र के लिए बाधक मानने वाला, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, विकसित भारत के सपने के लिए बाधक मानने वाला तंत्र यदि बैसाखियों के सहारे सत्ता के शीर्ष पर और सत्ता के साथ साथ लोकतंत्र के एक बड़े प्रतीक से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहते हुए नजर आए कि इस देश के अंदर विकसित भारत के सपने को 2047 तक पूरा करना है। क्या इस तरह के सपने किसी टाइम फ्रेम में पूरे किए जाते हैं? इसी तरह का सपना आजादी के 75वें वर्षगांठ यानी 2022 को लेकर 2014-15 में दिखाया गया। क्या मिला? क्या मिला इस देश को? 2022 तक का जो सपना दिखाया गया था, उस सपने में इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। उस सपने में इस देश के अंदर बैंकों की और सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थिति खस्ताहाल होने लगी, और उस सपने में जो सपना दिखाने की कोशिश की गई, उसमें डिमोनेटाइजेशन के द्वारा असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी गई, और अंततः लिक्विडिटी क्रंच यानी कैश की कमी इस देश की आम जनता के बीच इस रूप में सामने आई कि सरकार को कोई सम्मान निधि, कोई 5 किलो राशन और कोई ऐसी व्यवस्था की तरफ जाना पड़ा जिसमें अर्थव्यवस्था की तरक्की की बात छोड़ दीजिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की बात छोड़ दीजिए, यहां लोगों को जिंदा रहना ही विकास समझा जाने लगा। और इस विकास के ऊपर जब राहुल गांधी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए, तो तमाम तरह के तंज जो विपक्ष के रूप में आप बिलो द बेल्ट कभी सोचे भी नहीं होंगे, वहां तक जाकर देखने के लिए जब मजबूर हो गए, तो आगे लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में सदन के अंदर 2024 के पहले यानी नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तरह ही सदन को चलाने की कवायद में किस तरह से भद पिट रही है, वो भी आपने देखा। सरकार संसद के अंदर चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय कमेटियों के द्वारा आम जनता की बातों को अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट या आम आदमी की बातों के माध्यम से पहुंचाने से चलती है। सरकार और लोकतंत्र दरअसल जनता और सरकार के बीच जो इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, जो अनुक्रिया होती है, जो रेस्पॉन्सिवनेस होती है, उसके द्वारा चलती है। लेकिन यहां तो सिविल सोसाइटी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने की परंपरा थी, और उस टुकड़े टुकड़े गैंग की बातों से जब लोग पकने लगे, तो उसके बाद इस देश में एक नया वर्ड आया, टूल किट। जब उससे भी लोग पकने लगे, तब इस देश में राष्ट्रवाद की चाशनी को और ऊपर ले जाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब हिंदुस्तान अपने संविधान को लेकर, अपने संवैधानिक मूल्यों को लेकर और संविधान बचाने की बात को लेकर चुनाव में खड़ा होता हुआ दिखा, तो सत्ता के पसीने आने लगे। और यही राहुल गांधी की सफलता है, यही मौजूदा सत्ता की विफलता है। आज लाल किले से उस विफलता का सार्वजनिक प्रदर्शन
सरकार की बेबसी जो आमतौर पर सरकार की खूबसूरती के तौर पर सामने आना चाहिए था, आम सहमति की राजनीति के सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर सामने आना चाहिए था, उसे आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक प्रतिष्ठान पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अपनी लाचारी और बेबसी के प्रदर्शन के रूप में आप देख रहे थे। 1 लाख नेता पैदा किए जाएंगे। नेता कहीं पैदा किए जाते हैं? नेता पैदा होते हैं छात्र संघों से। कितने भाजपा शासित राज्यों में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के इलेक्शन हो रहे हैं? यह सवाल आज की तारीख में मौजूद हो जाता है। नेता नरेंद्र मोदी पैदा करेंगे, नेता कल को कोई प्रशांत किशोर पैदा करेंगे, नेता कल को कोई राहुल गांधी कहें हम पैदा करेंगे। नेता दरअसल इस देश की यूनिवर्सिटी पैदा करती है, जन आंदोलन पैदा करते हैं। जन आंदोलनों को तो कुचलने का वक्त है। मिजाज सरकार का जन आंदोलनों को कुचलने का रहा है, फिर नेता कैसे पैदा होंगे? वक्त इस देश में जन आंदोलनों के साथ सरकार को उस प्रक्रिया के माध्यम से परखने का है जिस प्रक्रिया के माध्यम से परखने की कवायद इस देश में अब बंद सी हो चली है। अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, और अन्ना आंदोलन की बाद की प्रक्रिया में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उस सरकार बनने के बाद जिस तरह से आम आदमी की समस्याओं को लेकर एक रूखा रवैया अपनाया गया, उस रूखे रवैये के बाद स्वाभाविक था कि लोकतंत्र में जनता विकल्पहीन नहीं हो सकती। जनता ने नेता ढूंढना शुरू किया, जनता ने पार्टी और गठबंधन ढूंढना शुरू किया, और जब सब कुछ ढूंढना शुरू किया तो सत्ता का मिजाज कहीं ना कहीं विचलित होने लगा, और उसी विचलित होने की प्रक्रिया का सार्वजनिक प्रदर्शन आज आप लाल किले से देख रहे थे कि तमाम तरह की ऐसी बातें आपके सामने की गई जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता, जिसका इस देश की तरक्की में आम लोगों की समझ में आने जैसी कोई बात नहीं दिखाई दी। हम में से कितने दर्शक हैं जो प्रधानमंत्री की तमाम बातों पर यकीन करते हैं? हमारे दर्शकों में से और इस देश के आम लोगों में से कितने लोग हैं जो 2014 से लेकर 2024 तक की नरेंद्र मोदी की बातों का संकलन एक नए रूप में सामने लाकर और इस देश में आज जो हो रहा है उसके बरक्स उसको देखने की कोशिश करते हैं? कम लोग हैं, लेकिन जो देखने की कोशिश करते हैं उन्हें साफ दिखाई देता है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और कथनी और करनी में जमीन आसमान का जो फर्क दिख रहा है, यही फर्क लोकतंत्र में राहुल गांधी पैदा करता है। यही फर्क लोकतंत्र के अंदर आंदोलनों के बीच से, पदयात्राओं के बीच से, भारत यात्रा के बीच से नेता के निर्माण की प्रक्रिया को गति देता है। और नेता के निर्माण की प्रक्रिया इस देश में जो कुंद करने की कोशिश हो गई थी, उन कोशिशों पर विराम लगाने की प्रवृत्ति भी पैदा करता है, क्योंकि नेता नरेंद्र मोदी जो पैदा करने की बात कर रहे हैं वो पैदा होने की सूरत उस प्रक्रिया से कभी होती नहीं है। आगे आगे देखते जाइए किस प्रकार से प्रक्रिया नए स्वरूप में आगे चलती है, लेकिन फिलहाल इस सरकार के महाराष्ट्र चुनाव से आगे टिकने के लक्षण दिखाई नहीं देते। टिक जाए तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि संसदीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार को एक दलीय व्यवस्था के तहत चलाने की कोशिशों के बावजूद कोई सरकार टिक गई। कोई ईडी सीबीआई नहीं टिका सकती, चमत्कार ही टिका सकता है। तो लोकतंत्र का चमत्कार होगा या लोकतंत्र अपनी रवायत के साथ आगे बढ़ेगा? लाल किले की प्राचीर से आज जो भाषण हुआ है, उस भाषण में इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने सत्ता को इस कदर खौफजदा कर दिया है, इस कदर डर के, घबराहट के हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे यह सत्ता किसी भी दिन को अपने विदाई काल के रूप में देखने को अभिशप्त सी हो चली है। और जो सत्ता हर दिन को अपने विदाई काल के रूप में देखने को अभिशप्त हो जाएगी, वो सत्ता इस देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो आपके हमारे सबके सामने होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।